यदि बीपीएससी स्केलिंग पैटर्न को नहीं फॉलो करेगी तो फिर मुश्किल है ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए। पर यह भी साबित हो रहा है कि यदि आप स्टेट दोनों सही के सही बना दे रहे हैं तो आपको कोई भी पोस्ट मिले, लेकिन मिल जाएगा, सिलेक्शन पक्का है। इस चीज को गांठ बांध ले। 64वीं में मेरा GS1 में जो था, GS1 में मेरा था 125 था। अब देख लीजिए मेरा इस GS1 में क्या हो गया है, इस बार 184 है। कितना छलांग आया है। जो ह्यूमैनिटीज हो चाहे हिंदी बैकग्राउंड वाले हो, वो क्या करें कि आखिर टॉप रैंकिंग में उनका भी स्थान हो। 66 बीपीएससी फाइनल मार्कशीट आ चुका है और मार्कशीट आने के बाद बहुत सारे छात्रों के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। वही कुछ खास विषय के स्टूडेंट हैं जिनको तकलीफ भी हो रहा है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों। मैं बात कर रहा हूं स्केलिंग की और मार्किंग के पैटर्न की ऑप्शनल विषय के बीपीएससी में। वेलकम फ्रेंड्स, एमसी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 66 बीपीएससी मार्कशीट आने के बाद अब इसका पोस्ट एनालिसिस करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। जब आपको 66 का फाइनल रिजल्ट आया था तो उस दिन तो जितने लोगों को मायूस होना था, खुश होना था, वो हो गए। लेकिन आज भी अब सब्जेक्ट वाइज वार छिड़ गया है और इस बार जो उनका जो सबसे बड़ा जिम्मेवार है, जो सबसे बड़ा सूत्रधार है, वो भी बीपीएससी खुद है। जी हाँ, आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये रिजल्ट आने के बाद जो है बहुत सारे लोगों के मन में खुशी तो कहीं कहीं गम भी है। खुशी किनका है देख लीजिए, जो मैथ, साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि इनको एक्सेप्शनली बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं ऑप्शनल में। ऑब्वियसली मैं किसी भी सब्जेक्ट को के खिलाफ या सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूं। और जो ये सब्जेक्ट होल्डर होते हैं ना, मैथ, साइंस और इंजीनियरिंग, जिनका ये ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है और वो ऑप्शनल भी लेते हैं, तो एक बात तो मानना पड़ेगा, बोर्ड का भी इंप्रेशन ये रहता है कि वाकई में ये स्टूडेंट मेहनती है। तो मैथ, साइंस और इंजीनियरिंग वाले छात्रों में खुशी है। वही जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट हैं, पास करने के बाद भी उनमें मायूसी है। और मायूसी का कारण ये है कि आखिर वो सोच रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटीज वाले कब टॉप रैंकिंग में आएंगे। जी हाँ, और इसी का एनालिसिस आज इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए, कहीं गम और कहीं खुशी है। मैं पहले ही एक कॉशन दे देता हूं, एक वैधानिक चेतावनी देता हूं कि मैं किसी भी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के खिलाफ नहीं हूं, ना ही सपोर्ट में हूं। ये पहले एक वैधानिक चेतावनी है। जो भी लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका अपना मेहनत होता है और वही रंग लाता है, ठीक है ना। आइए, जो लेसन हम लोग लर्न करने वाले हैं, इसमें से क्या लर्न करने वाले हैं जो 67 या 68 में, कि आखिर जो ह्यूमैनिटीज हो चाहे हिंदी बैकग्राउंड वाले हो, वो क्या करें कि आखिर टॉप रैंकिंग में उनका भी स्थान हो। क्यों? क्योंकि पिछले 3 बार से तो ऐसा देखने को मिला है कि बीपीएससी में जो साइंस बैकग्राउंड हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, मैथ बैकग्राउंड हो, उनका हाथ पकड़ने में तो छोड़ दीजिए, आसपास भटकना तो छोड़ दीजिए, उनके पौधान तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं। 200 तक जाते जाते ये दम तोड़ जाते हैं। ह्यूमैनिटीज वालों से आप पूछिए तो ये बोलेंगे कि क्या 200 मार्क्स लाया जा सकता है, और वो यदि सोच लें कि हाँ 200 प्लस स्कोर आ रहा है तो वो बहुत प्रफुल्लित है। ऑब्वियसली 200 मार्क्स लाना ह्यूमैनिटीज में बहुत ही एक टफ काम होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस बार भी अच्छा कहे हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री में ये जो चीज़ें हैं, ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप आराम से 200 तक जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक मेरे नज़र में नहीं आया, कितना है वो भी बताऊंगा। बट साइंस के जो बीट करना वो मुश्किल होता है। आइए सबसे पहले हम लोग की फैक्टर देखते हैं जो इस रिजल्ट एनालिसिस में अभी तक मैं करीब टॉपर सहित मैं 100 से प्लस मेरे साथ पास मार्कशीट आए हैं, जिसमें से मैं 50 मार्कशीट को सही रूप से देख पाया हूं, क्योंकि बहुत सारे मार्कशीट हैं सफल असफल कैंडिडेट के, जिसमें कि मैक्सिमम सफल कैंडिडेट है। तो सबका एनालिसिस मैं नहीं कर पाया हूं, 50 प्लस में देखा हूं। उसके आधार पे जो मैं फर्स्ट हैंड इंप्रेशन दे रहा हूं, अभी 2-3 दिन के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे एक्सपर्ट एनालिटिक इसको एनालिसिस करेंगे और फिर आपको सब्जेक्ट वाइज भी एक डाटा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, लेकिन वो एक अलग की बात होगी। लेकिन आज मैं जो फर्स्ट इंप्रेशन 50 प्लस मार्कशीट को और टॉपर के मार्कशीट को, मैं अपना खुद मार्कशीट को एनालाइज करने के बाद आपके सामने दे रहा हूँ। की फैक्टर क्या रहा है 66 में, याद रखिए। जो अच्छी चीज़ रही पहले वो मैं बता दूँ, GS1 परफॉर्म्स एक्सेप्शनली गुड। ये बहुत ही अच्छी बात है कि GS1 ने इस बार काफ़ी अच्छा किया है। अब कोई 1-2 ऐसे हों जिनको कम नंबर मिला है तो वो उनकी गलती होगी, नहीं तो अधिकांश लोग 180 तो क्रॉस कर ही रहे हैं GS1 में। 190, 99, 98 तक गए हैं। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा एक परसेप्शन था कि मैथ ईजी था इस बार GS1 में कंपेरेटिवली 64 के और 65 के।
लेकिन करंट हार्ड था। ऑब्वियसली करंट थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स था क्योंकि पिछले 6 महीना पहले का करंट पूछा गया था। तो लोग ये सोच रहे थे कि वो मैथ जो इजी था उसको कंपनसेट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिनका मैथ अच्छा गया यानी कि स्टेट अच्छा गया है, करंट मतलब जैसा भी गया है वो बहुत असर नहीं डाला है और बहुत अच्छा स्कोर गया है GS1 में। मेरा खुद 184 स्कोर है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये अच्छा है। जबकि मेरा भी करंट जो है अच्छा नहीं गया था, उतना अच्छा नहीं गया था। मैंने लिखा तो जरूर है, वो जो DSP संदीप सर आए थे बीटिंग अराउंड द बुश जो बात कर रहे थे आसपास की चीज़ों को, जैसे हरियाली, अब तो मैंने भी लिखा था, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्ट जो डाटा था वो नहीं था। फिर भी 184 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। क्यों? क्योंकि 64वीं में मैं बात कर रहा हूँ। 64वीं में मेरा GS1 में जो था, GS1 में मेरा था 125 था। अब देख लीजिए मेरा इस GS1 में क्या हो गया है, इस बार 184 है। कितना छलांग आया है, और ये छलांग आया है जस्ट बिकॉज मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली GS1 हैज़ परफॉर्म वेरी वेल और ये एक अच्छा साइन है, सबका गया है। और क्या है इसमें अच्छी बात कि इंटरव्यू हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ 66th BPSC कैंडिडेट। जी हाँ, इंटरव्यू ने बहुत मतलब एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। जिनका इंटरव्यू में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा नंबर आ रहा है 70 के बाद से, उनका रैंक भी बढ़ते चला जा रहा है। 90 सबसे हाई गया है अभी तक मैंने जितना देखा है। बाकी जिनका थोड़ा सा भी अच्छा इंटरव्यू गया है 80+ गया है। मैंने शुरू से कहा कि मेरा इंटरव्यू गड़बड़ा गया था, बहुत अच्छा नहीं गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी था। मैं लग रहा था कि मुझे 50% हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है। आई वॉज लकी, और अब मैं भी अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि येस आई एम लकी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा लक BPSC में आपको फेयर करना चाहिए। तो इंटरव्यू ने इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सिलेक्शन में, ठीक है। ये दोनों अच्छी चीज़ है। बुरी चीज़ फिर से क्या है कि आपको GS2 जो है आपको बहुत ही खराब परफॉर्मेंस लगातार इसका जारी है। 64वीं में, 65वीं में और 66वीं में। 64वीं में मेरा GS2 में 193 था और इस बार मेरा 126 से डिक्रीज़ हुआ है। और बहुत से लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका मेरे से भी अच्छा नंबर है, ओवरऑल रैंक भी अच्छा है, उनका GS2 में 115 है, 118 है, 107 है, इस तरह से है ना। हाँ, टॉपर जो है कंपेरेटिवली भी उनका GS2 भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम लोग उस पर भी एनालिसिस करेंगे। तो ये अच्छी बात हो गई। अच्छी बात और बुरी बात दोनों मैंने दिखा दिया। इस बार की फैक्टर जो 66वीं का रहा कि GS1 हैज परफॉर्म वेरी वेल, एक्सेप्शनली वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मैथ यहाँ पर ये भी साबित हो रहा है कि यदि आप स्टेट दोनों सही के सही बना दे रहे हैं तो आपको कोई भी पोस्ट मिले, लेकिन मिल जाएगा, सिलेक्शन पक्का है। इस चीज़ को गांठ बांध ले। ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे पहले बहुत ही टॉपर स्टूडेंट, आपके अच्छे शिक्षक ये बात आपको बोलते होंगे कि यदि आपने मैथ यानी स्टेट 72 का 72 बना दिया, वहाँ पर सही से यदि कटकर 6 नंबर भी आ जाए, 6 नंबर कटकर भी आपको नंबर आता है, फिर भी आपका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल। और मेरा भी सिलेक्शन इस बार अब मुझे पता चल गया है कि वही स्टेट्स की वजह से ही हुआ है, ठीक है ना। तो इस बात को आप गांठ बांध लें। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आपको GS2 लगातार खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। हम अब समझेंगे कि इससे हमको लेसन क्या लर्न करना है। सबसे पहली बात, स्केलिंग का डिमांड। जी हाँ, ये जो स्केलिंग का डिमांड है BPSC में ऑप्शनल में, ये बहुत पहले से उठती आ रही है, लेकिन अब इसकी मांग और तेज पकड़ती जा रही है। स्केलिंग होना चाहिए। यदि आप स्केलिंग नहीं करेंगे, BPSC से मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए शुरू में ने कहा कि इस खुशी और गम दोनों का सूत्रधार खुद BPSC ही है। यदि BPSC स्केलिंग पैटर्न को नहीं फॉलो करेगी तो फिर मुश्किल है ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो स्केलिंग का डिमांड तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन उस पर आपका जोर नहीं है, क्योंकि वो एक विभागीय प्रक्रिया है। आयोग क्या करेगी नहीं करेगी, आप ट्विटर से लेकर के विभिन्न समाचार पत्र और जो भी लोग हैं मांग कर सकते हैं। अल्टीमेटली आयोग को उस पर फैसला लेना है, वो आपके हाथ में नहीं है। स्टूडेंट के हाथ में क्या है वो उस पर हम चर्चा करेंगे जो हमारे हाथ में है। सबसे पहले हमको GS2 पर काम करना पड़ेगा। जी हाँ, GS2 में जो पॉलिटी सेक्शंस है, जो साइंस टेक्स्ट सेक्शंस है, जो आर्थिक परिदृश्य है, उसमें क्या और ऐसा कर सकते हैं, इस पर मंथन कीजिए। अपने कॉपी को RTI से मंगवाइए, नंबर देखिए कहाँ पर कितना मिल रहा है और फिर उसको इम्प्रूव कीजिए। ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो GS2 के मार्क्स पर काम करना है। ऐसा नहीं है कि सबको GS2 में खराब मिला है, किसी को 160 तक भी मिला है GS2 में, ठीक है ना, और अच्छा स्कोर है। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टेट पोर्शन का लगातार प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपका पास उतना इन्फ्लुएंस होगा। और याद रखिए, हमारे ललित सर भी आदरणीय कहते हैं कि यदि आप स्टेट्स दोनों बना देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और ये बात तय है, ठीक है ना। तो स्टेट्स पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। ऑल्सो GS1 का जो
मतलब कि आर्ट कल्चर है, इस बारे सेक्शन को भी अच्छे से कर लेना है, ताकि ये तो एक रिपीटेटेड है ना, फिक्स्ड है ना, अब उसी में हमको देखना है कि कैसे हम डायग्राम वे में या फिर प्रेजेंटेशन वे में, फ्लो चार्ट में उसको क्या हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि दूसरों से एक नंबर भी यदि हम चुराएं तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि सिलेक्शन के बाद ही नंबर का पता चलता है, एक नंबर का पता चलता है। 1 नंबर से 10 रैंक 20 रैंक सिचुएशन अनुसार बढ़ते चले जाइएगा। जी हाँ, तो सिलेक्शन के बाद या फिर आप सिलेक्शन से छूट जाते हैं, वहां पर 1 नंबर का वैल्यू पता चलता है। तो आप 1 नंबर करके चुराना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि जो इंटरव्यू वाला है, इंटरव्यू वाले सेक्शन पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा मेंस की तैयारी से ही। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं, अक्सर अभी भी सोचते हैं और होता भी है कुछ, जैसे कि अभी सुधीर कुमार जी का मैं एक रैंक दिखलाऊंगा, वहाँ पे आपको फिर पता होगा कि उनका मतलब कि मेंस में इतना नंबर है कि इंटरव्यू में कम भी नंबर मिलता है, फिर भी वो आराम से पास कर जाते हैं। लेकिन वो सब एक्सेप्शन होता है। यदि नॉर्मल स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है तो इंटरव्यू पर भी फोकस करना पड़ेगा। ये सब तो एक प्रक्रिया हो गया जिसको अपनाना है अभी हम लोगों को, ताकि हम लोग आगे कर सके। अब सवाल है, क्या हिंदी मीडियम के बच्चे या फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे टॉप रैंकिंग में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये जो 3 बार से बीपीएससी इसी तरह से, जैसे कि जीएस2 में खराब रहा तो खराब ही रहा, किसी ऑप्शनल को डुबा दिया तो डुबा ही दिया। जैसे इस बार हिंदी को काफ़ी ज़्यादा डुबाया गया है, और भी कुछ है, ठीक है ना। ज्योग्राफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हिस्ट्री भी मिला जुला के अच्छा परफॉर्मेंस किया है, साइंस वाले को तो कुछ कहना है नहीं। मैं एक चीज़ आपको दिखलाऊंगा, निश्चित रूप से मेरे पास डाटा आ गया है तो उसको भी मैं शो करूँगा। तो देखिए, जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैथ बैकग्राउंड है, उन लोगों का निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। ऑब्वियसली एक चीज़ मैटर करता है, इंग्लिश, ठीक है, वो तो करता ही है। इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी से हो बीपीएससी से हो, इस चीज़ का थोड़ा सा प्रभाव रहता है। शायद ये भी हो सकता है कि इंग्लिश में लिखने में उनको फ्लुएंसी आती है, यदि ज़्यादा तेज़ी से भी लिखते हैं तो अक्षर बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करता जैसे हिंदी में करता हो, क्योंकि हिंदी में आपको सिरोडोइक और बहुत सारी चीज़ें अशुद्धि वगैरह देखना होता है। तो ये सब चीज़ फैक्ट कर जाती हैं, ठीक है ना। और दूसरा शायद वो फ्लो चार्ट, पाइग्राम या फिर इन चीज़ों का कुछ एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते होंगे, तभी तो उनको ज़्यादा नंबर मिलता होगा। पहली बात ये हो गई। जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें ह्यूमैनिटीज़ वाले आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तो निश्चित आ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। लेकिन हाँ, मुश्किल ज़रूर है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, तो मेहनत करनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो 3 साल का जो पैटर्न है कि किसी सब्जेक्ट को आराम से एकदम डीप कर दिया, बिलो द एवरेज लाइन कर दिया, ठीक है ना, और किसी को बूम कर दिया जैसे साइंस वगैरह को, तो क्या ये पैटर्न चलता ही रहेगा? बीपीएससी में अक्सर देखा जाता है कि 2 या 3 साल के बाद अपना पैटर्न चेंज कर दिया है मार्किंग का। तो 3 साल से 3 रिजल्ट आपको जो पुराने चेयरमैन थे उनके कार्यकाल में बना है। तो ऐसा एक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो भी कॉपी जाता था, क्योंकि ये जो 3 रिजल्ट आया है 2 साल के अंतर्गत ही आया है, ठीक है ना। 64वीं का जो उनके आने के बाद ही रिजल्ट आया था 2-3 महीने के बाद, और फिर 65वीं का और 66वीं का। तो एक्सपर्ट का ये मानना था कि जो भी चीज़ हो रही थी ना, एक ही कॉपी चेकर के पास जा रहा था। तो अब जो नए चेयरमैन आए हैं, तो हो सकता है कि अब वो किसी दूसरे आदमी के पास जाए चेकिंग के लिए, तो पैटर्न बदले। और उम्मीद कीजिए कि यदि आप राइज कर रहे हैं, कोई चीज़ खूब राइज कर रहा है, तो अचानक राइज के बाद फिर उसका डाउनफॉल होता है। तो मान लीजिए कोई सब्जेक्ट अभी राइज कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका फॉल होगा, और कोई अभी फॉल है तो निश्चित रूप से राइज करेगा। मैं सारे में बात कर रहा हूँ, जैसे हिंदी का बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है तो हिंदी वाले को घबराना नहीं है, बस ये उम्मीद करें, अपनी तैयारी को जारी रखें। या फिर ह्यूमैनिटीज़ के और भी दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे हैं, तैयारी ये रखें कि हो सकता है कि अगले बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी या फिर कुछ अलग सब्जेक्ट्स आए ह्यूमैनिटीज़ से और वही बूम कर जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है और होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि 3 साल का पैटर्न इसका चेंज होता है। और इस बार ऐसी संभावना है कि जो कॉपी वगैरह चेक होगा वो दूसरे मेंटर या फिर एक्सपर्ट चेक करेंगे। तो एक ये चीज़ है, ठीक है ना। स्टूडेंट के लेवल पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जीएस2 के कमियों को निकालना पड़ेगा, एस्टेट्स को लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इंटरव्यू पर भी फोकस करना पड़ेगा सबको, ठीक है ना। तभी जा करके आप एक सम्मानजनक स्थिति में आ सकते हैं। नहीं तो जो वर्तमान स्थिति है उसमें टॉप में आना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, खासकर ह्यूमैनिटीज़ के लिए और हिंदी भाषियों के लिए। अब जब मैं थोड़ा सा आपको कुछ मार्किंग्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास 2 मार्क्स हैं। एक तो पहले सुधीर सर का है जो फर्स्ट रैंक लाए हैं, तो उनका मार्क्स आपको पता है कि GS1 सुधीर सर का, मैं सुधीर सर का पहले बता दूं, ठीक है। उनका जो GS1 है, उनका GS1 में है 182
182। हालांकि मेरा GS1 में 184 है, बस 2 नंबर यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन खुशी होने वाली बात नहीं है। अब देखिए सुधीर सर की बात करूँ, अब GS2 की उनकी बात कर लेते हैं। उनका GS2 में 131 है, मेरा 126 है, ठीक है ना। लेकिन अब आइए मैथ पे, जी हाँ, अब सीधे आ जाइए अब मैथ पे, तो इनका आ जाता है आपको 290। मैथ पे आ जाइए तो 290 हो जाता है, और इंटरव्यू में इनका 77 है, ठीक है, गुड, अच्छा स्कोर है, ठीक है ना। 80 प्लस होते तो एक्सेलेंट हो जाता, तो गुड स्कोर है, वेरी गुड स्कोर है, गुड नहीं वेरी गुड स्कोर है। 80 प्लस होते तो एक्सेलेंट हो जाता, 90 होता तो सुपर हो जाता, ठीक है ना। तो 290 जैसे ही इनका आ रहा है मैथ में, तो ये सारा का सारा बाजी पलट देते हैं। एक और मैडम थी करिश्मा मैडम, उसका मैंने उनका वीडियो इंटरव्यू मैंने सेकेंड चैनल पे अपलोड किया है। वेरी पोलाइट एंड हम्बल अधिकारी आप उनको बोल सकती हैं। 36 रैंक है उनका, और उनका जो मीडियम था इंग्लिश था, और उनका ऑप्शनल जूलॉजी था, साइंस बैकग्राउंड माइंडेड। जूलॉजी में उनका 199, ऑप्शनल 199। जी हाँ, देखिए क्या शानदार मार्क्स है, लगभग 200। तो इसीलिए इन लोगों का रैंकिंग बढ़ना स्वाभाविक है। इंटरव्यू में इनके अच्छे मार्क्स हैं, 78 हैं। GS2 में इनके 152 हैं करिश्मा मैम की, और फिर GS1 में 154 है, थोड़ा सा कम मार्क्स है, लेकिन इन्होंने ऑप्शनल में सबको कंपेयर कर दिया। मैंने अपना बता दिया कि GS1 में मेरा 184 है, फिर GS2 में 126, और ऑप्शनल मेरा हिंदी ले डूबा 155 पर ही ख़त्म हो गया मैं। और जो मेरे दोस्त हैं, एक का उनका 162 है, एक का 163 है। उन्होंने ही बताया कि 170 या 75 किन्हीं को अभी तक आया है, और मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति है। नहीं तो थोड़ा सा ये और बूस्ट हो जाता तो निश्चित रूप से अभी चीज़ें बदल जाती। लेकिन ज़िंदगी में किंतु परंतु का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जो बीत जाता है वो समय गया है, अब आगे की हम लोगों को सोचनी होगी। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको स्केलिंग और जो पैटर्न है इस चीज़ के बारे में आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ था। 66वीं BPSC मार्कशीट पोस्ट एनालिसिस में मैं उपस्थित था। आपने चीज़ों को समझा कि साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ बैकग्राउंड एक बार फिर से रॉक किया है। जिनका भी ये सब्जेक्ट है, जो बच्चे आगे सोच रहे हैं लेने के लिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ये एवरग्रीन सब्जेक्ट है, ये कितना भी गिरेंगे ना, अब 290 से आप कितना गिरिएगा। मैंने देखा है एक लड़का का 190 है मैथ में, ठीक है ना, उनका भी अच्छा रैंक है, आप कितना गिरिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब कितना गिरेगा, क्योंकि मैथ आप बना दीजिएगा तो सॉलिड नंबर आएगा ही। तो ये सब एवरग्रीन सब्जेक्ट हैं। तो जो नए बच्चे देख रहे हैं तो वो तो काम करेंगे। अब जो पुराने बच्चे हैं, जो 67 में दे दिए हैं ऑप्शनल, ह्यूमैनिटीज़ या अलग, वो तो बदल नहीं सकते ना, या फिर जो 1 साल 2 साल तैयारी कर लिए अचानक से बदल नहीं सकते, तो उनके लिए, ठीक है ना, उनके लिए मैं बता रहा था कि आपको GS2 से लेकर के, मैथ से लेकर के, इंटरव्यू से लेकर के समग्रता में फोकस करना पड़ेगा, ताकि आप उस लेवल के आसपास आ पाएँ, या उस लेवल को यदि आपका अच्छा भाग रहा तो आप बीट भी कर दें। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको अच्छा नंबर मिल गया, 2-4 नंबर भी, तो क्योंकि क्या होता है ना कि आपका सिलेक्शन के बाद ना 1-2 नंबर हर एक मायने करता है, चीज़ मायने करता है, तो इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्केलिंग की बात जहाँ तक है आप उठाते रहिए, लेकिन अपनी मेहनत को ना छोड़िए। 67 के PT भी बहुत है, नज़दीक ही है, 2-3 महीने के आसपास का समय है। उसके संबंध में भी आपको बामुश्किल 7 से 10 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे पहले आ जाएगा कि कब इसका एग्जामिनेशन हो रहा है। तो पहले तो 67 के PT को देखिए, और जिनको लग रहा है कि मार्क्स में कहीं ना कहीं छूट हो रही है या त्रुटि हो रही है, वो उन सेक्शन को भी जरूर फॉलो अप करेंगे जो सफल हो गए हैं या जो छूट गए हैं छात्र, जो पुराने छात्र हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।